भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने। खांचों में बटी दुनिया, देश, राजनीति और पत्रकारिता, वो तो बस आप अगर सुई लाएं और सुई की एक छोटी सी जो उसकी नोक होती है, जो टिप होती है, उससे भी छोटी कहीं होगी। बटी है, बटी हुई दिख रहे हैं। जब लोग बटे हुए दिख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खड़ी हुई दिख रही है। वैसे वक्त का तकाजा तो ये होता है कि जब आप होते हैं तो ये कहा जाता है कि आप जो हैं बैलेंस होंगे, आप जो हैं वहां खड़े होंगे, उस ऊंचाई पे खड़े होंगे जहां से आप देख सकते होंगे कि कहां कौन सी चीज हो रही है। और आपका काम यही है ना, यकीनन हमारा काम यही है। हमें आपको ये बताना जरूरी होता है कि हम कहां पे हैं और किस तरह से कौन सी चीजें घट रही हैं, वो हमें बताना। लेकिन हो क्या रहा है वो सब आपके सामने है। कोई शेर नहीं, कोई शायरी नहीं, कोई कविता नहीं, कोई कहानी नहीं, सब आपको मालूम है। क्योंकि हमसे ज्यादा इस बात का गुमान हमें कतई नहीं है कि आपको नहीं मालूम, आपको सब मालूम है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा। श्वेता शालिनी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सलमान निजामी एक बार फिर से मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि वो सामने नजर आए। और आपको बता दूं कि 6 बजे जो एक खबर आपको बताई कुछ देर पहले कि आरपीआई के जो रामदास अठावले हैं वो कंगना से मिलने उनके घर जा सकते हैं। और अगर वो जाएंगे, वो जिस वक्त होगा तो विजुअल हम आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन इस वक्त सीधे सवाल ये है कि भाषा की मर्यादा तो छोड़िए, जो कुछ नजर आ रहा है इस वक्त वो बेहद दुखदाई है। मैंने पहले भी कहा, अरे तुरे की भाषा, कम से कम मैंने तो अपने प्रोग्राम में कभी इस बात को हामी नहीं भरी, और ना ही अगर किसी ने कहा तो उसे मैंने रोकने की कोशिश करी। तो मैं इस बात की तस्दीक कैसे कर सकता हूं कि कोई चाहे ट्वीट पे कहे चाहे किसी को, बिल्कुल नहीं। निर्वाचित कोई भी व्यक्ति है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ, सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, सबकी मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन किसी का घर टूटा, किसी का, मुझे कल किसी ने कहा था कि प्रतीक जी जिस दिन आपका कोई आशियां और आपका कोई घर टूटेगा तो फिर मैं देखूंगा आपकी मर्यादा कितनी है और आपकी भाषा का मर्यादा कितनी है। किसी ने मुझसे कल कहा ये बात कही थी। लेकिन ठीक है, मुझे विनोद बंसल जी भी दिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये शिवसेना से सोनिया सेना कैसे बन गई, जिसको कंगना जी कह रही हैं। मैं विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये सोनिया सेना कैसे बन गई। शिवसेना को सोनिया सेना, आप बड़े लंबे समय तक बीजेपी का साथ रही है, लेकिन आप इस बात को समझते भी होंगे, मुझे बताएं जरा ये सोनिया सेना कैसे हो गई। विनोद बंसल जी, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, हाँ, देखिए प्रतीक जी, बात यह है कि जो शिवाजी महाराज की सेना थी, जिसको के बाला साहब ठाकरे जी ने अपने रक्त से सिंचित किया था, और उनकी जो हुंकार हिंदुत्व के लिए होती थी, उससे पूरे दुनिया के जितने भी आतताई शक्तियां थी, जो दुष्ट दलन के रूप में वो जाने जाते थे, वो सामने नहीं आ पाता था कोई भी, चाहे अंडरवर्ल्ड के गूंस हों या कोई बॉलीवुड के महानायक हों या कोई राष्ट्र विरोधी शक्तियां, आतंकी भी उनसे डरते थे। लेकिन आप देखिए, जब से ये सरकार बनी है, उस सरकार की जो 3 पांव है ना, वो 3 पांव एक एक तरफ अलग अलग तरफ जा रहे हैं एक्चुअली। और वो जो 3 पांव में जिस सोनिया गांधी के बारे में आपको याद होगा कि बाला साहब ठाकरे ने क्या शब्द प्रयोग किए थे, उस सोनिया गांधी जी के साथ में इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई। ठीक है, राजनीति में सब कुछ चलता है, करते हैं लोग, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि कम से कम आप अपने संस्कारों को, तो इसकी टीस है क्या, इसकी टीस है क्या? राजनीति में तो अवसर भी होता है, अवसरवादिता भी होती है, लेकिन इसकी टीस है क्या? और वो जो टीस है वो सामने निकलेगी, इस तरह से आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं है, बात नहीं है। देखिए, बात ये है, जो सोनिया जी का माइंडसेट था, क्रिश्चियन मिशनरीज को पालना पोषित करना, कॉमरेड्स को प्रश्रय देना और पूज्य संतों की हत्या करवाना, मंदिरों पर हमले करवाना, जो शुरू से नहीं, मैं इस बात को नहीं लेता। नहीं, मैं माफ करिएगा विनोद जी, मैं इस बात को नहीं लेता, मैं नहीं लेता। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, नहीं, मैं नहीं लेता, मैं इस बात को लेता भी नहीं हूं अपने प्रोग्राम पे। इसको मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह से कहा भी ना जाए। कैसे आप कह सकते हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है? कैसे कहेंगे इस बात को? इस तरह से काम कर रही है सरकार
वो एक सरकार की तरह बिहेव न करके सोनिया जी के एजेंट के रूप में बिहेव कर रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना जी। गठबंधन ठीक से है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं, मैं यही जानना चाह रहा था। सलमान निजामी साहब, सलमान निजामी साहब, मैं ठीक है। देखिए विनोद बंसल जी किसी का घर तोड़ना, ऑफिस तोड़ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इस बात में आपके साथ हूं, खड़ा हूं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, वो जो आपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूं, मैं उसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। सलमान निजामी नहीं, वो आपकी अच्छा है, वो आप कहीं किसी के साथ खड़े हो, किसी के साथ ना खड़े हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो शिवसेना न रही, ये बात है। दुख जनता को यही है कि हमने शिवसेना के नाते इनको बढ़ाया था, अब ये सोनिया की सेना। अपने अल्फाज याद रखिएगा, क्योंकि 5 साल में क्या होता है, 2 साल में क्या होता है, ये किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो अल्फाज हमेशा याद रखने चाहिए, राजनीति में अल्फाज हमेशा याद रखने चाहिए। बिल्कुल, हाँ, कुछ नहीं पता होता सर, विनोद जी, कुछ नहीं पता होता। और फिर शब्दों को कैसे लेंगे, कैसे रखेंगे, ये भी नहीं। सलमान निजामी मैं आता हूं विनोद जी, आता हूं। देखिए, अभी पूरे इस डिबेट में, या अभी तो शुरुआत ही हुई है, पूरे इस एपिसोड में देखा गया कि इसको पॉलिटिसाइज किस तरीके से किया गया। और आज जो कंगना ने ट्वीट किया, उसमें सोनिया जी को भी ड्रैग किया गया है। ये लगता है कि किसी ना किसी के इशारे पे वो चल रही, वो स्क्रिप्ट राइटर कोई और है। और दूसरी बात ये है कि आप घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज ही बीएमसी ने नोटिस दिया है मनीष मल्होत्रा को, जो एक बहुत बड़े रिनाउंड एक डिजाइनर हैं, उनकी भी इलीगल प्रॉपर्टी है, उसको भी डिमोलिश किया जाएगा। और बीएमसी ने न सिर्फ आज, बल्कि जब बीजेपी थी, शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया। मैंने आपके बीच में नहीं सुना, शाहरुख खान की प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया, कपिल शर्मा की प्रॉपर्टी को डिमोलिश। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बोला कि बॉम्बे जो है पाकिस्तान है, बॉम्बे जो है पीओके है और ये बाबर की फौज है। लेकिन आप जिस शब्दों की इस्तेमाल कर रहे हैं कंगना रनावत, वो लग रहा है कि एक पॉलिटिक्स जो है खेली जा रही है, और देश के जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए कंगना रेना इंडिया इसको ड्रैग किया जा रहा है। अब हमने कहा हमने स्वागत किया, सलमान में आता हूं आपके पास, सलमान में आता हूं, सारे पैनलिस्ट आ गए मेरे सामने। श्वेता मुस्कुरा रही हैं, मैं श्वेता की तरफ रुख करना चाहता हूं। श्वेता जी, ऑफकोर्स मैं आता हूं, सलमान मैं आता हूं आपके पास। श्वेता जी मुस्कुरा रही हैं, और ये सिर्फ उन्होंने एक सेंटेंस बोला, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नजर आती है, राजनीति हो रही है। सामना में जो छपा वो आपने देखा होगा, सामना का जो उसमें कंटेंट है वो आपने देखा होगा। सवाल ये है कि राजनीति क्यों हो रही है, और राजनीति में देखिए जो पूरे सब लोग देख रहे हैं इस चीज को, मैंने सबसे पहला सेंटेंस यही बोला था, सारे लोग बटे बटे दिखाई पड़ रहे हैं। हर आदमी, हर शख्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पीछे खड़ा हुआ है, और जो जिसके पीछे खड़ा हुआ है वो सामने वाला उसको देखता है, कहता है अच्छा आप तो आप तो अपराधी हो गए क्योंकि आप उधर हैं। तो ये इस वक्त का यही सच नजर आ रहा है। श्वेता, ऐसा है प्रतीक जी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और ये हर व्यक्ति के लिए सत्य है। अब आप देखें, किसी के शब्द, अब मैं आपके उस प्रश्न पे जाती हूँ जो आपने बंसल जी से पूछा था। किसी के शब्द 3 चीजें बताती हैं, एक उसकी सोच, दूसरा उसके संस्कार, और तीसरा एक चीज जो उसके अंदर एक संदेह होता है, वो कहीं ना कहीं अपने शब्दों से उसको छुपाता है। तो जो बातें संजय राउत जी ने कंगना के लिए कही वो जग जाहिर है, और कहीं ना कहीं ये संदेह हमेशा से हर व्यक्ति के मन में था कि वो क्या छुपा रहे थे, किस चीज को किस चीज की तरफ से ध्यान बटाकर वो कंगना की तरफ ध्यान ला रहे थे। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी कंगना जी ने कहा वो उस बात से भी हम कतई सहमत नहीं हैं, लेकिन एक अकेली व्यक्ति के पीछे, और वो भी किसी नारी के पीछे, पूरे स्टेट मशीनरी का लगना, क्या ये जायज है? क्या ये लोकशाही है? क्या ये ठोकशाही नहीं? क्या आप लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा रहे? श्वेता जी, मुझे एक चीज और बताइए। श्वेता, एक चीज और बताइए। श्वेता, एक चीज और बताइए। मैं माफी चाह रहा हूँ, मैं श्वेता जी माफी चाहूंगा। श्वेता जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, मैंने बीच में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं क्योंकि आपने छेड़ दिया प्रसंग तो मैंने बीच में आ गया। माफी चाहता हूँ, माफी के साथ बीच में बोल रहा हूँ। ये बताइए, ये भाषा किसी मुख्यमंत्री के लिए सटीक बैठती है? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बदला लिया, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा? ये जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं, क्योंकि देखिए एक
एक चीज है, चाहे 10 लोग आपको जानते हो, 10 लोगों के साथ आपका दायरा हो, चाहे 10 करोड़ लोगों के साथ दायरा हो, देखिए आप हमारे आइडल होते हैं, हम आपसे सीखते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, किसी व्यक्ति की राय उसकी पर्सनल राय है, उसका ये पर्सनल व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन पूरे स्टेट मशीनरी को, आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप खासदार हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर आप लीडर इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने आपको चुना है। आपको संयम रखना बहुत आवश्यक है। आप ये घूम के नहीं कह सकते हैं कि मराठी जनता मराठी में हरामखोर को नॉटी कहती है। आप वो हैं जो कभी भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप हमेशा से झंडा उठाए खड़े रहे कि आप हिंदी, आप मराठी में लिखिए अपने दुकान का नाम भी। वो आज अंग्रेजी बोलने लग गए, नॉटी बोलने लग गए। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले। मैं बिल्कुल कतई नहीं कहती हूँ कि उनके शब्द भी अपशब्द थे, और हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए और खासकर कुर्सी की कदर करनी चाहिए। संजय गुप्ता जी, क्या ये गलत है? संजय गुप्ता जी शिवसेना का पक्ष रखेंगे? संजय गुप्ता जी शिवसेना का पक्ष रखेंगे? सेंटेंस पूरा कर लीजिए जी, श्वेता जी सेंटेंस पूरा कर लीजिए। श्वेता जी सेंटेंस पूरा कर लीजिए। केवल मात्र इतना कह रही थी। नहीं, संजय जी रुकिए, श्वेता सेंटेंस पूरा करेंगे। 2016 से 2019 तक लगभग श्वेता जी को बोलने दीजिए, उसके बाद ही कहूंगा मैं। 94,000 शिकायतें दर्ज करवाई गई, हाँ, और केवल मात्र 5,000 अवैध निर्माण पर ही कार्रवाई हुई। तो क्या ये जायज है? संजय जी जी, आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा। यही सवाल सब पूछ रहे हैं आज आपसे, और मैं इसमें एक सवाल बस ये और जोड़ देता हूं कि मर्यादा का उल्लंघन आपकी तरफ से हुआ। संजय गुप्ता जी, अगर हम बात सच से कहेंगे तो सत्यता यह भी है कि मर्यादा का उल्लंघन आपसे हुआ। जो शब्द, मैं तो शब्द उसको बोलता ही नहीं हूँ, श्वेता ने तो बोल दिया वो शब्द कि मराठी में उसको वही कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं। हिंदी वाला तो मैं बोलूंगा नहीं, प्रोग्राम वो शब्द ही इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उन्होंने बोला, और आपने उसको खुलेआम बोला। लेकिन आपसे तो आचरण की पूरी मर्यादा की पूरा दरकार थी, जो आपने तोड़ी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपके पीछे और तमाम सारे लोग आपके साथ खड़े हों? जो आज आप जो कंगना कह रही हैं, तो वो बात सही है। आप उनके ऑफिस, उनका घर, उनका आशिया उजाड़ देंगे, और फिर आप ये तवक्को रखेंगे कि सारे लोग उधर क्यों हैं? आप किसी का घर तोड़ेंगे तो कोई कहेगा नहीं कुछ। संजय गुप्ता शिवसेना का पक्ष रखेंगे? संजय गुप्ता, शुरुआत कोई इस तरह से नहीं हुई है। सबसे मैं अब सभी की बातों का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं, जो हमारे वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब बैठे हैं, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि ये शिवसेना को अक्सर सोनिया सेना कहते हैं। तो मैंने बताना चाहूंगा कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने से किसी पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती, और कांग्रेस के साथ मिलकर के तो शिवसेना को महाराष्ट्र से भी सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के 2014 में भी सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई। एनसीपी भी कांग्रेस ही है, विचारधारा सेम है कांग्रेस पार्टी की। मतलब आप कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं शिवसेना को सत्ता से बाहर करने के लिए, जिस पार्टी ने 30 साल अपने इसलिए दिए कि देश के अंदर बीजेपी की एक मजबूत सरकार बने, और सिर्फ महाराष्ट्र तक जिन्होंने अपने आप को सीमित रखा, सिर्फ 2.5 साल के लिए आप उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दे सके। 10 साल में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री देना ठीक ऐसे ही था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। मतलब अगर बाला साहब होते तो मुझे आप ये बता दीजिए, क्या देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रह सकते थे? किसी की हिम्मत हो सकती थी कहने की कि देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, और फिर उसके बाद वो ये कहेंगे कि नहीं 5 साल और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा? स्पेकुलेशन, राजनीति में स्पेकुलेशन होता है, लेकिन ऐसी नहीं। जब कोई चुना हुआ व्यक्ति होता है तो वो मुख्यमंत्री है, एक्स मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ विश्वास था, इसलिए वो मुख्यमंत्री थे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण करिए, लेकिन आप स्पेकुलेशन मत करिए। मैं आपको टोक रहा था, इसीलिए टोका। अब आप बोलिए। अब आप विनोद बंसल से सवाल पूछे। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विनोद जी ये कैसे कह सकते हैं कि आप अगर वो होते तो वो नहीं मुख्यमंत्री था? क्यों? वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसके साथ विश्वास था जी, सदन में विश्वास था जी। विनोद बंसल जी, नहीं, ये सारी कहानी आप नहीं जानते। देखिए ऐसा है, जिस पार्टी के साथ बिना, जिस पार्टी के मुझे, मैं वही कहूंगा संजय जी, मैं वही कहूंगा जो सामने दिख रहा होगा। आप कहानी कॉरिडोर के पीछे, पावर कॉरिडोर के पीछे की क्या कहानी है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं।
जनता ये जानना चाहती थी और जनता ये जानती है कि फडणवीस जी के पीछे उनके पास विश्वास मत था और वो चुने हुए मुख्यमंत्री थे। तो बस ये खत्म हो गई बात। विनोद बंसल जी जवाब देंगे। विनोद मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ संजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनोद बंसल कुछ कहना चाहते हैं जी। प्रतीक जी, मैंने उसको शिवसेना को सोनिया सेना क्यों बोलना पड़ा, और इन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे होते तो यही करते। अरे भाई, कम से कम उनकी आत्मा को शांति दीजिए भाई। नहीं, मैंने नहीं कहा यही करते। मैंने कहा कि वो ये सोच रही है कि 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ना रह पाते। महाराष्ट्र जो शिवाजी का राज्य है, उस शिवाजी के राज्य में आज संतों की हत्या हो रही है और सरकार सो रही है, और ईसाई मिशनियां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रही है। सरकारों की जिम्मेदारियां होती हैं, मगर सरकारें कोई इन्वॉल्व थोड़ी ना होती है उसके अंदर। जो पुलिस वालों की लापरवाही थी उनको सस्पेंड कर दिया। जिन पुलिस वालों की लापरवाही थी उनको सस्पेंड करने के बाद बर्खास्त भी कर दिया, नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जब 2 साधुओं की हत्या हुई थी तो कितने लोगों को सस्पेंड किया, बताइए मेरे को। आप क्या कहते हैं योगी जी ने? तो क्या होती बाला साहब ठाकरे अगर होते? आपके दिल में सिर्फ एक ही दर्द है कि शिवसेना ने नंबर के आधार पर कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। सरकार नंबर्स के आधार पर जरूर बनाई है, मगर विचारधारा को नहीं त्यागा। जिस दिन शिवसेना अपनी विचारधारा को त्याग देगी उस दिन हम भी सपोर्ट करना छोड़ देंगे। जमात ने जिस तरह से कोरोना का आतंक बढ़ाया, उस तरह से नहीं फैलता। बाला साहब ठाकरे होते तो कम से कम अपने मूल्यों पर जीते और आपको अपने मूल्यों पर जीने की साथ देते। मुझे दुख इस मतलब बात आपके साथ सरकार नहीं बनी, बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनी, तो इसका मतलब शिवसेना ने अपने मूल्यों को त्याग दिया। मतलब शिवसेना ने अपने हिंदुत्व को त्याग दिया था। मतलब आभाजी जुड़ गई हैं। कांग्रेस के बावजूद आभाजी को पैनल और समाजवादी प्रवक्ता दो भी आज भी अपने हिंदुत्व में खड़े हैं, राम मंदिर के साथ खड़े हैं, धारा 370 के साथ खड़े हैं, सीए के साथ खड़े हैं आज भी। मतलब आप ये देखिए कोई पार्टी कितना अपना प्रमाण देगी, लेकिन आपकी नजरों में राजनीतिक चश्मा लगा हुआ है। विनोद बंसल साहब, मुझे बड़ी शर्म आती है कि आप एक राजनीतिक द्वेष अपने आंखों के चश्मे से हटाइए आप, और किसी पार्टी की क्या विचारधारा रहेगी, क्या विचारधारा नहीं रहेगी, ये पार्टी तय करेगी, आप क्या नहीं करेंगे। दाऊद इब्राहिम के घर को तोड़ने के लिए खुद हाईकोर्ट ने बोला है कि आपने तोड़ दिया क्या? उसके ऑर्डर अभी जून में ही हुए हैं। अभी मैन पावर की कमी है, वो भी टूटेगा। उसके ऑर्डर हाईकोर्ट ने अभी जून में किए हैं। वो जर्जर बिल्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए जो मैन पावर चाहिए वो अभी नहीं है। अभी पहले तोड़ने की जरूरत थी कंगना का घर, पहले हो गए हो। जून की बात है। मैं आ रहा हूँ आभाजी आई एम कमिंग। आभाजी मैं आ रहा हूँ। दाऊद इब्राहिम के घर को तोड़ने से पहले ज्यादा जरूरी था कंगना का ऑफिस तोड़ा जाना। सबको सर मैंने ले लिया। आई हैव टेकन योर पॉइंट। आभाजी, कंगना के ऑफिस को तोड़ने से पहले, दाऊद के ऑफिस को तोड़ने से पहले कंगना का ऑफिस तोड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि अभी मैन पावर की कमी है, इसलिए दाऊद का घर, दाऊद वाली बिल्डिंग नहीं टूट सकती, लेकिन कंगना वाला ऑफिस पहले टूट सकता है। जी देखिए, वरिष्ठ वकील है आभा सिंह मुंबई से। देखिए, कंगना को नोटिस दिया गया और अगर कानूनन प्रक्रिया होती तो कंगना के रिप्लाई का इंतजार करना चाहिए था, और अगर कंगना सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाती उसके बाद बीएमसी तोड़ सकती थी, लेकिन बीएमसी ने जल्दबाजी करी। लेकिन ये कहना बिल्कुल शिवसेना सही कह रही कि बीजेपी से उसकी कोई विचारधारा नहीं बदली है। बीजेपी ये भूल रही है कि राम मंदिर जो मोदी जी गए अभी उसकी पूजा करने, स्थापना करने, उस मस्जिद को शिवसेना ने ही तोड़ा था। तो ये बीजेपी शिवसेना की लड़ाई है, जो कंगना बीजेपी के साइड से आ गई है और वो बिल्कुल राजनीतिकरण हो रहा है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी, एक बात और सुन लीजिए। नहीं, सोनिया सेना नहीं, एक बात बता दूं आपको कि आप जो लोग कह रहे हैं कंगना को जिस तेजी से होम मिनिस्टर ने, उनके गॉडफादर बैठे हैं पीएमओ में और होम मिनिस्टर क्या, एक ट्विटर वॉर पे वाई सिक्योरिटी आपने दे दी। और यही मन से जब उत्तर भारतीयों को मार रही थी, जब हमारे सब्जी वालों को, टैक्सी वालों को, विनोद जी आभाजी मैं आ रहा हूँ, श्वेता आ रहा हूँ। कभी कोई सिक्योरिटी नहीं श्वेता आ रहा हूँ। अब आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं वो हिमाचल की बेटी है, कोई बिहार का बेटा है, कोई हिमाचल की बेटी है, लेकिन मुंबई में ये बड़े स्टार बने हैं, मुंबई में ये करोड़पति बने हैं। तो आप मुंबई को इतना रन डाउन मत करिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ। और बीएमसी ने अगर गलत किया है तो हाई कोर्ट उसको छोड़ेगा नहीं। वो तो दुनिया ने देखा। वेरी वेल सेड। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ विनोद जी, मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। श्वेता कुछ पॉइंट कहना चाहती, बड़ी देर से कह रही हूँ, उसके बाद मैं अनुराग आ रहा हूँ। अनुराग आज में सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा। श्वेता कुछ कहना चाह रही है? ऐसा है प्रतीक जी, जी ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। जी श्वेता, मैं संजय गुप्ता जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इसी बात का दुख है
दुख तो है, लेकिन ज्यादा दुख दगाबाजी का है संजय गुप्ता जी। और ये दगाबाजी जो है, इसमें इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने पूरा महाभारत तो रच दिया, लेकिन साथ में कुरुक्षेत्र भी डुबो गए। हम चाहते हैं कि कम से कम महाराष्ट्र कौन है ये आप जानती नहीं है, क्योंकि 2012 से जिस शख्स ने अपने मन में ठान रखा है कि शिवसेना को समाप्त करना है, वो आप असलियत नहीं जानती हैं। बाला साहब के जाने के बाद एक शख्स ऐसा भी है बीजेपी का जिसने ठान रखा है 2012 से ही कि मैं शिवसेना को अस्तित्व में रहने दूंगा, लेकिन आप जानती नहीं इस बात को और मैं कह नहीं सकता। मैं किसी के बीच में बोलती नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बीच में बोले। दूसरी चीज, 1 to 1 कीजिए, एक बार तो आप बोल चुकी हो, 1 to 1 कीजिए। अब आप एक जवाब दीजिए, एक सवाल लीजिए, एक सवाल दीजिए। दूसरी बात प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहूंगी, अभी संजय गुप्ता जी से आप कहीं पे निगाहें, कहीं भी निशाना, इनके पूरे पार्टी में कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो गया है। इसी तरीके से आपने प्रश्न पूछा कंगना पे, तो ये ले गए सोनिया गांधी और बाला साहेब ठाकरे पर। अब मैं आपको आप लेके जाते हैं सोनिया, आप कहती है वो विनोद बंसल जी ने शुरू किया। मैं उत्तर देना चाहूंगी आभा जी का। आभा जी एक वरिष्ठ वकील हैं, मैं चाहती थी कि वो वकीलन तौर पे ये बताएं कि इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से बीएमसी ने कैविएट फाइल किया कि आप हमारी बिना सुने बिल्कुल भी स्टे ऑर्डर ना पास करें, क्योंकि उन्हें पता था कि कंगना कोर्ट पे जाएगी और कोर्ट का जो फैसला होगा वो कंगना की तरफ से बिल्कुल साफ बात कहा आभा ने, बिल्कुल साफ बोला, बिल्कुल साफ बोला आभा ने, बिल्कुल साफ बोला। अफकोर्स मैं आता हूं श्वेता आपके पास आता हूं, लेकिन अनुराग प्लीज डिबेट में शामिल करता हूं जी। बिल्कुल आप इसे पॉलिटिसाइजेशन कहते हैं, आप कहते हैं कंगना के पीछे कोई है, इनके पीछे क्या है, इनके इंटेंशन के पीछे क्या है? प्रश्न ये है। और संजय गुप्ता केवल मात्र इतना बताएं। एक तो देश विरोधी बयान दिया उन्होंने, आप उसका समर्थन भी नहीं करती, और एक ही दिन के अंदर उस बयान को वापस कराए बिना आपने सिक्योरिटी भी दे दी। सबसे पहले देश विरोधी बयान को कहते वापस लें, अपनी सिक्योरिटी देने से पहले तो कह सकती थी आप। अनुराग भदौरिया, संजय गुप्ता में आता हूं, अनुराग भदौरिया आता हूं, आपकी पार्टी अनुराग भदौरिया प्लीज का, अनुराग भदौरिया, श्वेता, संजय गुप्ता, श्वेता, मैं आता हूं। अनुराग भदौरिया नहीं बोले, उनको मिलना चाहिए, 3 मिनट मिलना चाहिए। अनुराग भदौरिया। देखिए प्रतीक जी बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है बहुत इसमें गंभीरता से बात होनी चाहिए, हाउ हल्ला से कोई फायदा नहीं है। देखिए देश के संविधान का, देश की न्यायपालिका, मुझे अच्छा लगा सुन के आज आपकी ये बात। सुनिए, जिस भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ, भाषा का इस्तेमाल, मेरे योगी जी से बहुत मतभेद है, मेरे मोदी जी से भी है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी या योगी जी, मैं कभी बदतमीजी से बात नहीं करता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार अगर हिंदुस्तान के खत्म हो जाएंगे, हम संवैधानिक पद पे बैठे आदमी को अगर गाली देके बात करने लगेंगे, बदतमीजी से बात करने लगेंगे, तो हम हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। हमारे हिंदुस्तान का कल्चर मतलब खत्म कर देंगे। हम सिर्फ चंद फायदा के लिए हिंदुस्तान का कल्चर खत्म कर दें। और जिस भाषा का उपयोग शिवसेना ने किया उसका विरोध करता हूं, जिस भाषा का उपयोग कंगना ने किया उसका भी बीजेपी को विरोध करना चाहिए, और बीजेपी को दिल से बोलना चाहिए कि संस्कृति से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो संस्कृति है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, ये उसका अपमान हो रहा है। कि जिस तरह का भाषा का आप चीफ मिनिस्टर को भाषा का जिस तरह का उपयोग करेंगे, ये आपके मतभेद हो सकते हैं, अपनी बात अपने तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी और शिवसेना में अंतर क्या है? 30 साल एक साथ रहे, दोनों का डीएनए एक है। जब बीजेपी सरकार में थी तब इन्हें कपिल शर्मा ने 2 शब्द क्या सरकार के अगेंस्ट बोल दिए थे, तो यही शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर उनका घर गिरा दिया था। तब तो बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले थे। आज शिवसेना चूंकि उन्हीं के 25 पे चल रही है, तो शिवसेना ने उनके ऑफिस गिरा दिए। अगर शिवसेना गलत कर रही है तो उसको देखो, कोई अगर इलीगल काम करेगा तो इस देश में न्यायपालिका है, उसे सजा मिलेगी। अगर लीगल होगा तो आप जानते ही है, इस देश के अंदर में न्यायपालिका पे यकीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम न्यायपालिका को तोड़ के सारे कानून अपने हाथ में ले लें और अपने आप को सबसे बड़ा समझ लें। दूसरी बात, हर व्यक्ति अपनी बात करता है, जैसे आवाजी कहनी थी, कोई कहेगा मैं बिहार की बेटा हूं, कोई कहेगा मैं लखनऊ का बेटा हूं, कोई कहेगा हिमाचल का हूं, कोई दिल्ली का। तो क्या उत्तर प्रदेश आप पूरे हिंदुस्तान को बांट देना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी चंद छोटी राजनीति के लिए हिंदुस्तान को बांट देगी। कल कोई बोलेगा मैं चेन्नई का बेटा हूं, कल कोई बोलेगा मैं हैदराबाद का बेटा हूं, कल कोई बोलेगा मैं चंडीगढ़ का हूं। तो क्या होगा यहाँ पे? तांडव कराना चाहते हैं। श्वेता शालिनी जवाब देना चाहती है, हाथ उठा रही है। श्वेता शालिनी हाथ उठा रही है। दो चीजें मैं शालिनी हाथ उठा रही है। कानून का राज होना चाहिए यहाँ पे, संविधान का राज होना चाहिए। संविधान की हुई भाषा को देखा है क्या आपके? बिल्कुल जायज नहीं है कि कंगना किसी के खिलाफ ऐसी, और खासकर मुख्यमंत्री अनुराग सुन लेते हैं, अनुराग सुन लेते हैं, अनुराग जी सुन लेते हैं, अनुराग जी सुन लेते हैं, अनुराग जी गवर्नर साहब के खिलाफ कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप
किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। आपने खुद महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर के खिलाफ क्या लिखा है, तो सामना को सब जायज है और कंगना को कुछ जायज नहीं। वो एक व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे स्टेट मशीनरी को उनके खिलाफ जाना बिल्कुल गलत है। ये क्या है? और संवैधानिक नहीं, जहाँ से आपने बात किया क्या चीज है, अनुराग ये क्या है? नहीं, घंटी बजाएंगी मेरे साथ, बजाइए घंटी मेरे साथ रोजगार के ऊपर। नहीं, ये नहीं ठीक है अनुराग, ये नहीं, दिस इज नॉट फेयर अनुराग, दिस इज नॉट फेयर। ये अनुराग नहीं, आई वोंट अलाउ यू। अनुराग ये डिबेट है, अनुराग ये डिबेट है, अनुराग ये डिबेट है, अनुराग डिबेट है, अनुराग डिबेट है, उसका एक आचरण है, अनुराग उसका एक आचरण है, एक शालीनता है, अनुराग एक आचरण है, एक शालीनता है, उसका पालन करिए जहां से आपने शुरू किया था। तो ये घंटा क्या बजा रहे हैं आप, ये घंटा क्यों बजा रहे हैं? आप देश के युवा जो परेशान, उस पर चर्चा क्यों नहीं होना चाहती है? मैं आपकी बात नहीं करूंगा, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अनुराग जी, आप नेता का नाम बता दीजिए जिसने बीजेपी के नेता ने महिलाएं पे ट्वीट किया हो। एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने बेरोजगारी पे ट्वीट किया हो। एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने कोरोना पे ट्वीट किया हो। कमाल है, अनुराग खाली बोल रही है, अनुराग खाली को बोलने दीजिए, अनुराग श्वेता को बोलने दीजिए। अनुराग मुद्दा है कोरोना से यहाँ पे लाखों लोग नहीं, सलमान निजामी, I'm coming, सलमान निजामी, कितने लोग, सलमान निजामी मैं आ रहा हूँ, सलमान निजामी आ रहा हूँ। चाहती है क्या बंसल बैठा हुआ इसके बारे में बात करना चाहते हैं? बंसल जी बताइए, बात करेंगे आप कोरोना के बारे में? हिम्मत है आपकी बात करने की? चुप होंगे अनुराग जी, कोई दूसरा बात करेगा। आप चुप होंगे अनुराग जी, बैठे हैं, आप इसे शालीनता कहते हैं। देख लिए बंसल बैठा है, बैठे हैं बोल रहा हूँ। सारे लोगों का ऑडियो डाउन करता हूँ, सारे लोगों का प्रोड्यूसर प्लीज, राजेश जी सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए, सारे लोगों का ऑडियो डाउन करिए। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से कह रहा हूँ। अनुराग, डिबेट का स्तर कहां पहुंच चुका है यह हमें सबको मालूम है, और कहां पहुंचता जा रहा है इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। और इस वक्त का जब पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, यकीन मानिए दामन सबके ऐसे ही नजर आएंगे, दागदार, और हम सब भागीदार हैं। बचा पाए वक्त के हिसाब से थोड़ा बहुत तो बचा लीजिए, वरना है तो सब वैसे ही। मैं आता हूं विनोद जी, आता हूं, ऑफकोर्स आता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल आपके लिए भी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों का दर्द आज पहली बार समझ में आ रहा है, और वो क्या दर्द है उन्होंने कहा कि उसको भी समझना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं सलमान निजामी, आपके पास आ रहा हूं। वक्त है, श्वेता मैं आपको दूंगा वक्त, ब्रेक के बाद संजय गुप्ता जी भी आता हूं, आभा जी लौटता हूं। वक्त है थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और व्यूअर हैं उनका जो व्हाट्सएप मैसेज है मैं उसको रखूं, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक और व्यूअर है, उन्होंने ये कहा कि अनुराग जी से कहिए कि उनके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, मुद्दे जरूर बढ़िया हैं, बेहतर हैं, उन्हें उठाया जाना चाहिए, सदन के अंदर जरूर उठाया जाना चाहिए, वो सदन के अंदर इस बात को उठाएं, और बाहर जरूरत पड़े तो उसके लिए भी संघर्ष करें, हम सब साथ में। लेकिन डिबेट में घंटी बजाना बेहतर नहीं है, क्योंकि डिबेट की एक मर्यादा जरूर होती है, उसका वो पालन करेंगे। लेकिन उनका मकसद तो हल ही हो गया अनुराग जी का, उन्होंने घंटी बजाई ही इसीलिए थी कि लोग उनकी बात को देख लें और समझ लें, शायद मकसद हल हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं अनुराग जी अब घंटी नहीं बजाएंगे। थैंक यू सो मच। ये आरती हैं, आरती श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा घर तोड़ेगा वो भी इलीगली, तो मैं सिर्फ तू ही नहीं कहूंगी बल्कि गालियां भी दूंगी उसको, चाहे कोई हो, चाहे सीएम हो या कोई और। जब सीएम को अपनी मर्यादा नहीं पता तो जिसका घर टूटा उसको मर्यादा कैसे याद रहेगा। और उन्होंने फिर अगला वाक्य फिर मुझे कह दिया, खुद पर रखकर देखो जरा, खून पसीना लगता है तो घर बनता है, और मर्यादा का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम, और ये बटा हुआ वक्त है, कुछ इधर खड़े हैं कुछ उधर खड़े हैं, और जो बीच में है जिन्होंने लग रहा है कि जो तटस्थ हैं उनका भी कुछ पता नहीं है कि कहां है किधर है, और एक दूसरे की तरफ सब लोग कह रहे हैं कि उंगलियां दोनों की हैं। ये बहुत मुश्किल वक्त है, मैं जानता हूं, मैंने एक लंबा अरसा हुआ पत्रकारिता करते हुए, लेकिन मुझे मालूम है कि कितना बटा हुआ वक्त है। मैं ऑफकोर्स विनोद जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन आभा जी भी ने कुछ कहा था, वो कहना चाहती है, लेकिन ठीक है, मैं विनोद जी पहले आपके पास आ जाता हूं, फिर मैं सलमान आपके पास आऊंगा, देन आभा आपके पास। विनोद जी। प्रतीक जी, मैं आप जितने सीनियर पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी दुनिया देखी है, आपने वो भी देखा है कि जब एक घर तो क्या, एक बंगला तो क्या, पूरी बस्तियां उजड़ जाती हैं, पूरे शहर को खाली करा दिया जाता है जब आवश्यकता पड़ती है। तो
कानून की रक्षा के लिए संपूर्ण समाज, पूरा देश एक होता है। और इस मामले में भी अगर मान लो गैर कानूनी है तो कोई मना किसी को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और कोई भी उसका विरोध नहीं करता। लेकिन द वे इट हैज बीन डन, सारी दुनिया ने देखा है उसको, और ये भी देखा है कि देखिए किस तरह से बीच रोड में मस्जिद और मजारें बनी हुई हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही बनी हुई है। और महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे मदरसे हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे ये दाऊद इब्राहिम और ये जो अंडरवर्ल्ड के गैंग है, वो गैंग किस तरह से काम करती है पूरी दुनिया को पता है। किससे छुपा हुआ प्रतीक जी, किससे छुपा हुआ प्रतीक जी? कि आज जो अगर कंगना रनौत जी आपको सिर्फ एक ही नजर आता है, विनोद जी आपको सिर्फ एक ही नजर आता है, एक ही तरफ नजर आता है। विनोद जी माफ करिएगा, विनोद जी माफ करिएगा, लेकिन आपको एक ही तरफ नजर आता है, दूसरा नहीं नजर नहीं आता। तो आपको एक ही नजर आता है, मंदिर नहीं दिखाई देते आपको सड़क पे बने हुए। मेरे पूज्य संतों की मेरी मुश्किल ये है, मुझे मेरा ये धर्म है कि मुझे आपको ईमानदारी से बात बतानी चाहिए, मुझे ईमानदारी से बात बतानी चाहिए विनोद जी। और अगर आपको मंदिर नहीं दिखाई देते सड़क के किनारे बने बीच में, तो मेरी इसमें क्या गलती है? मैं आपको तो बताऊंगा ना विनोद जी। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, बात संविधान की अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, वो मदरसे पे चले जाते हैं, मतलब अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, प्लीज, अनुराग जी, विनोद जी को बोलना है। अनुराग जी, नो, अनुराग जी का ऑडियो डाउन किया जाए, अनुराग जी का ऑडियो डाउन किया जाए, अनुराग जी का ऑडियो डाउन किया जाए, अनुराग जी का ऑडियो डाउन। विनोद जी पूरी कंप्लीट करिए बात अपनी, विनोद जी अपनी बात कंप्लीट करिए, विनोद जी पूरी बात कंप्लीट करिए, विनोद जी। विनोद जी, अनुराग जी ने विनोद कहकर के अनुराग कहकर के उन्होंने अपना अनुराग साबित कर दिया। देखिए मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका अनुराग है, मैं इस बात को मानता हूं। अब देखिए कहने की बात किसी की अपनी हो सकती है, वो अपनी स्थिति को बताता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखिए दिल मेरा इसलिए नहीं दुख रहा कि शिवसेना सोनिया के साथ चली गई, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि शिवसेना सोनिया के साथ चलने के कारण ईसाई मिशनरी वहां पर बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गई। शिवसेना के सोनिया जी, विनोद जी हैं अगर, विनोद जी हैं अगर तो सोनिया जी हैं, अगर विनोद जी हैं, अगर विनोद जी हैं तो सोनिया जी हैं। ना 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 ना, विनोद जी मर्यादा आप भी रखेंगे। अगर वो आप विनोद जी हैं, आप अगर विनोद जी हैं तो वो सोनिया जी हैं। पीएफआई को अंतिम संस्कार का अधिकार किसने दिया? क्या पूजनीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो पीएफआई को सलमान निजामी, सलमान निजामी ना प्लीज का, सलमान निजामी, मैं आ रहा हूँ, श्वेता आ रहा हूँ, श्वेता जी आ रहा हूँ, श्वेता आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, श्वेता जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स सलमान निजामी, सलमान निजामी, ऑफकोर्स अनुराग, मुद्दे मैंने कहे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुद्दे आपके इंपॉर्टेंट हैं। आम आदमी जो है इस समय डिबेट के हाशिए पे है, वही नहीं कहीं बीच में, मैं मानता हूं। मैं इस बात के लिए मैं कह रहा हूं, अनुराग मैं कह रहा हूं बार बार। सलमान निजामी उन्होंने कहा कि कश्मीर के दर्द को मैं समझती हूं और पहली बार महसूस कर रही हूं कि क्या दर्द होता है, और मैं कश्मीर पर फिल्म भी बनाना चाहती हूं। सलमान देखिए कल कंगना जी ने, जिसके पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की बात की गई। कश्मीरी पंडितों के लिए 6 साल बीजेपी ने क्या किया, और जिस शिवसेना पे इल्जाम लगाए गए, उसी शिवसेना ने तब शरद पंडितों के साथ अच्छा हुआ, आप बताइए ना। देखिए मैंने आपके बीच में मत बोला, अच्छा हुआ, आप बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर कश्मीरी पंडित की बात करें तो शिवसेना के ठाकरे साहब ने उस वक्त जब शरद पवार जी सीएम थे, उस वक्त हर कश्मीरी पंडित को एक सीट रिजर्व की थी। पंडितों के साथ अच्छा किया उन जिहादियों ने, वो इस्लामिक जिहादियों ने अच्छा किया क्या? बोलिए। अरे आप बात सुनिए ना मेरी, मैं कह रहा हूं कि आप इसको कोई भी नहीं करता इस देश, आप इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक महिला के इतने चिंतित है तो 90 साल की महिला के साथ दिल्ली में बलात्कार होता है, उसमें क्यों नहीं कर सकते? 90 साल की महिला के साथ बलात्कार होता है, आप तो बात करने नहीं देते। मैंने बीच में बोला नहीं। जो साजिश कश्मीर घाटी में चल रही है उसको नंगा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, बताइए ना। अरे कश्मीर घाटी को छोड़िए, बर्बाद कर दिया घाटी को आपने। मिलिटेंसी पीक पे है, कश्मीरी पंडित एक भी कश्मीरी पंडित को आपने 6 साल में भेजा वहां। आतंकवादियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने। अरे आतंकवादी तो आपने बढ़ाए, किस कश्मीरी पंडित को आपने, एक भी किसी कश्मीरी पंडित को कश्मीर भेजा 6 साल आपने। लोगों को, कश्मीरी घाटी के लोगों को 6 साल में मैंने सलमान विनोद जी सुनेंगे। मैंने डिबेट में बोला ही नहीं कुछ। विनोद जी लठेमान, विनोद जी लठेमान सर, सलमान निजामी नहीं, सलमान निजामी आप बोलिए। उन्होंने कहा कि एक फिल्म भी बनाएंगे। देखिए मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए।
nobody will interrupt you. Nobody will interrupt. मैंने ये कहा कि आपने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमने उसका सपोर्ट किया। आपने कहा ईडी करवाइए, हमने उसका सपोर्ट। किस कांग्रेस वाले ने कहा कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ये कहती है, पूरा देश ये कहता है कि सिर्फ कंगना और रिया नहीं, बल्कि देश में वो 90 साल की महिला भी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जिसका बलात्कार हुआ दिल्ली में, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो माइग्रेंट वर्कर, उसके पांव पे छाले पड़ गए पैदल कर अपने पहुंचने के लिए, जो बाढ़ में लोग मर रहे हैं, हमारे सैनिक भी शहीद हो गए, चाइना ने शहीद किया उनको, और अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर उस पे क्यों नहीं बात हो रही है? देश में 2 करोड़ नौकरियां चली गई युवाओं की, उसमें क्यों नहीं चर्चा हो रही है? क्यों सिर्फ रिया और इस पे बीजेपी क्यों नहीं मेन मुद्दों पे चर्चा कर रही है? क्यों नहीं मेन मुद्दों पे चर्चा कर रही है? क्योंकि आपने देश में जिस तरीके से -23.9% जीडीपी हो गया आपका, किससे बचने के लिए? इन सवालों से बचने के लिए कंगना आपको मिल गई है, और चाइना जो अंदर घुस चुका है, उन सवालों से बचने के लिए आप इस पे चर्चा कर रहे हैं। अरे कंगना क्या है? क्या है कंगना? ना श्वेता प्लीज, मैं आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा है। श्वेता बहुत देर से हाथ उठा रही है। देखिए ऐसा है श्वेता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी श्वेता, श्वेता शालिनी, आज डिबेट का मुद्दा कंगना रनौत की। प्रतीक जी, मैं आपके सारे पैनलिस्ट को याद दिलाना चाहती हूँ, और मैं केवल मात्र सलमान सुन लेंगे। दो मुद्दे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वेरी गुड। यदि कोई महिला अगर आपकी सरकार से कहती है कि मैं ड्रग्स के मामले में खुलासा करना चाहती हूँ, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो रेड कारपेट लेआउट करे और कहे कि आइए, क्योंकि ये ड्रग मेनेस, ये ड्रग माफिया के खिलाफ हम भी काम करना चाहते हैं। लेकिन आपने उलटबाजी कर दिया। श्वेता मैं यही रोकता हूँ आपको। श्वेता मैं यही रोकता हूँ आपको। सलमान निजामी प्लीज, सलमान निजामी प्लीज। श्वेता मैं आपको यही रोकता हूँ। उस पर चर्चा नहीं होगी। शिवसेना के प्रवक्ता मौजूद हैं, शिवसेना के। मैं आ रहा हूँ सलमान निजामी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा, कल बुलाऊंगा, कल का मुद्दा रख लेंगे ना। संजय गुप्ता ना, श्वेता ने सीधा सवाल पूछा है आपसे। कोई लेडी कहती है, मैं दूसरा सवाल भी श्वेता आपका लूंगा, कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट के या कोई नाम लेना चाहती है तो सरकार को तो रेड कारपेट बिछाना चाहिए। संजय गुप्ता, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बराए मेहरबानी आप ये मुझे बताइए, इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? आप, मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट, अब मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है कि कंगना रनौत जी ने जो भी ये ड्रग माफिया के विषय में या नेपोटिज्म के विषय में बात उठाई है, बिल्कुल वो उनको बतानी चाहिए सरकार को। और ये थोड़ी है कि हिमाचल में बैठ करके वो बताएंगी और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करती रही वो? क्या ये ड्रग का मामला, क्या ये नेपोटिज्म का मामला अभी का है? और 20 साल से वो इस इंडस्ट्री में है, 20 साल से इस इंडस्ट्री में थे, खुद वो शिकार हुई, सब कुछ हुआ, उन्होंने आज तक चुप क्यों रही वो? आज मतलब सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के बाद आज वो बता रहे हैं कि बताना चाहती हैं, तो जाके पुलिस को बताएंगी, सीबीआई को बताएंगी, ईडी को बताएंगी, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बताएंगी, या घर में बैठ करके सिर्फ जनरल वीडियो निकाल देंगे? श्वेता जी एक मिनट रुकिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। श्वेता जी मेरी बात को जाने दीजिए, आप इसमें बोल करके आप उस बात को ना जाने देने की कोशिश कर रही हैं। देखिए किसी भी इस तरह की बात का पता होना, इस तरह की बात का पता होना और उसको छुपा के रखना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। कि आप जानते थे कि किस तरह से ड्रग का काम बॉलीवुड में चलता है, आप जानती थी कि किस तरह से नेपोटिज्म का काम इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में चलता है, किस तरह से नौजवानों के साथ या किसी के साथ किस तरह से वहां पे होता है। तो इस बात को जानते बूझते आपने क्यों नहीं बताया, क्या कहते हैं कंगना रनौत जी ने, कि ये ऐसे कहानी ऐसे है, और घर में बैठ करके जनरल वीडियो दे देते हैं बिना कोई नाम बताए, बिना कोई घटना बताए, बिना कोई जानकारी दिए। मतलब क्यों चुप बैठी थी वो आज तक? मेरा ये सवाल है। संजय गुप्ता रोकना चाहता हूँ। शालिनी मैं आ रहा हूँ, शालिनी जी मैं आ रहा हूँ, शालिनी जी प्लीज वेट, मैं आपका दूसरा सवाल लूंगा। संजय गुप्ता वो रिप्लाई करेंगे, लेकिन विनोद को जोड़ना चाहते हैं। विनोद बहुत जल्दी से, वेरी गुड विनोद जी वेरी जल्दी, बहुत जल्दी से। जी आज संजय जी ने स्वीकार कर लिया आपके चैनल पर कि आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है, ड्रग एडिक्शन चलता है। ये भी स्वीकार कर लिया कि कंगना रनौत ने जो कुछ बोला था वो ठीक बोला था, लेकिन तरीका गलत था। तरीका यह था कि इनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि पब्लिक करना चाहिए। अरे भैया जो इन्फॉर्मेशन जाते मिली पुलिस को, सरकार को, ना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बताया, ना ईडी को बताया, ना सीबीआई को बताया, ना पुलिस को बताया, क्यों नहीं बताया? घर तोड़ दोगे क्या? प्रश्न ये है। ऑफकोर्स
ठीक है विनोद जी, आभा जी कह रही है मैं दूसरा सवाल लूंगा शालिनी, आपका मुझे याद है। आभा जी तो सही नहीं रहेगा। मैं आ रहा हूँ संजय जी, बात हो रही है, ड्रग्स की बात हो रही है। ठीक है संजय भाई मैं आ रहा हूँ, संजय भाई अभी भी टाइम, संजय गुप्ता जी मैं आपको टाइम दूंगा। आप प्रतीक जी बोलने तो दीजिए। एनसीबी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो सेंटर में आता है। तो 5 साल से एनसीबी क्या कर रहा था, वो जब ये केस हुआ सुशांत का तभी एनसीबी आया। 5 साल से एनसीबी क्या काम कर रहा था किसी को मालूम नहीं। वो भी बात छोड़ दीजिए, अगर कंगना रनौत की बात होती है अब तो सरकार तो कंगना रनौत बोलती रही, वो पिछले 70 साल से कांग्रेस की सोनिया की सरकार जो है ना, उसकी के रहमो करम चल रहा था। ठीक है आभा जी मैंने लिया। आभा जी मैं आपके बाद आता हूँ। आभा जी बोलना चाह रही है कुछ, आभा जी को बोलने दीजिए। आभा जी कुछ कहना चाह रही है जी। आभा जी तो आप जो आभा जी कुछ कहना चाह रही है। बोलना तो चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, नहीं उनकी आवाज को दबाया जाता था अभी तक। ठीक है आभा जी को बोलने दीजिए। आभा जी बैठी बातें बनाती रहेंगी। कोविड से 1 लाख लोग रोज इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उस पे आप बात नहीं करेंगे। कंगना रनौत को आपने जो है मणिकर्णिका फ्लॉप हो गई, लेकिन वो बीजेपी की और आरएसएस की स्पोक्सपर्सन बन गई। तो हम लोग सब अपना इंपॉर्टेंट टाइम देके बैठ के ये तय कर रहे हैं कंगना जी क्या करेंगी। कंगना जी का ट्रिप्लेक्स जो बांद्रा बैंड स्टैंड पे था वो पहले भी तोड़ा गया है, लेकिन उस वक्त बीजेपी की सरकार थी इसलिए सब लोग चुप रहे। बुल्लक कार्ट रोड पे था, जरा पूछ लीजिए, वो भी तोड़ा गया, वो पूरी बिल्डिंग तोड़ी गई, लेकिन तब बीजेपी की सरकार थी, किसी ने मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि उस समय नोटिस दिया गया था। राइट आभा जी, राइट आभा जी। श्वेता जी नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। श्वेता जी नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। श्वेता जी नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। आपके 2 सवाल थे, श्वेता सामने एनसीबी का भी सवाल जवाब दीजिए। बहुत ठीक है आभा जी आपने अच्छा पूछ लेती हूँ, आपका जवाब भी दूंगी आभा जी। पहला प्रश्न ये है कि तीन राजनीतिक पार्टियां जब मिलकर सरकार चला रही हैं, जिसमें से शरद पवार जी ने कहा कि ये गैर जरूरी है, संजय निरुपम जी ने कह दिया कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं, तो फिर इसका अर्थ है क्या? अर्थ है ये अर्थ है कि भाई धृतराष्ट्र स्वयं अपने बेटे के साथ हर निर्णय ले रहे हैं। संजय गुप्ता जी आप ये बताइए। और आभा जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कहती हूँ, देखिए ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, नेपोटिज्म चलता है। इतने 70 सालों से बहुत सारी चीजें चल रही थी और किसके आश्रय से चल रही थी ये सब हम जानते हैं, लेकिन आज जब वो खड़े होकर ये कह रही हैं कि मैं स्टेट की अप्रूवर बनती हूँ, क्यों नहीं आप रेड कारपेट उनको आने देते हैं? और हमारी सरकार होती तो हम कहते हैं बिल्कुल आइए, उजागर कीजिए, किसको उजागर करना है। संजय गुप्ता जी प्लीज रिप्लाई। संजय गुप्ता जी देना एक बात बताइए, जो उन्होंने बताना है। संजय जी के बाद अनुराग जी आ रहा हूँ, अनुराग जी आ रहा हूँ। हो गया, मैं जवाब दे देता हूँ। संजय जी ना प्लीज। श्वेता जी सुनिए, बताइए कि किन्होंने मना किया उनको आकर के नेपोटिज्म के विषय में या बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स माफिया को पकड़वाने के विषय में किसने रोका है? अब तो जांच सीबीआई के पास है, ईडी के पास है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है। मुंबई पुलिस को जाके उन्होंने कहीं बताया नहीं, कभी गई नहीं मुंबई पुलिस के अंदर, सिर्फ घर बैठ के 2 वीडियो जनरल बना के भेज दी। जाती क्यों नहीं, बताती क्यों नहीं? अब बताइए, आप मुंबई में हैं, सीबीआई में जाए, बताएं किसने रोका उनको? केंद्र सरकार के अंदर में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंदर में, ईडी केंद्र सरकार के अंदर में, सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर में। अब मतलब क्यों आए कैसे? संजय जी आए कैसे? आपने कहा कि मुंबई आएंगी तो श्राद्ध कर देंगे, कैसे आए बताइए? जब आप यहाँ तक आप पहुँच गए हो कि अगर आएंगी तो मैं ये कर दूंगी, तो ये मुंबई में आने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। मुंबई में तो आई है, कोई सरकार ने थोड़ी रोका उनको। सरकार में आने के लिए किसी सरकार ने थोड़ी ना रोका कोई उनको कि मुंबई ना आए या क्या करे। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई अगर आप। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे थे, अनुराग जी कुछ कहना, वेरी क्विक अनुराग जी वेरी क्विक। इतने देर की डिबेट में आपने जान लिया होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 1 घंटे की डिबेट में क्या निष्कर्ष निकला, तो प्रतीक जी आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं अपने साथ घंटी लेके चलता हूँ, घंटी बजा के बता देता हूँ। देखो भाई, देश की समस्या पे ध्यान दीजिए। मैं अपने साथ घंटी इसलिए रखता हूँ भाई, चिल्लाने से अच्छा है घंटी देख लो। घंटी बजने का मतलब होता है देश में समस्याएं और भी बहुत ज्यादा हैं, जो घंटी बजाने से समझ में आती है लोगों के। लोग बिना घंटी बजाए समझते ही नहीं है समस्याएं क्या है देश के अंदर में। असली समस्या से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए सगुफे रोज लेके आ जाती है। जनता की कोई बात नहीं है, इसमें बताइए कोई जनता की बात हुई, इंसान की बात हुई, कोई इंसानियत की बात हुई, कोई उनके परेशानी की कोई बात हुई? कोई नहीं। 1.5 महीना से 2 महीने से आप देखो, कोई ऐसा लग रहा है देश के अंदर में
कोई व्यक्ति परेशान नहीं है, सब खुशहाल हैं, सबके घर में चूल्हे जल रहे हैं, खाना पीना मिल रहा है, बच्चों की फीस जमा हो रही है। ऐसा लगता है वो किसी को ऐसा पता ही नहीं चलता कि लोगों के घर में पैसे नहीं है, बच्चों के फीस जमा करने के पैसे नहीं है, लोग आत्महत्या चलेगा। उसके बारे में चर्चा नहीं होती। मुश्किलें और परेशानियां क्यों ना है, देश हमारा चलता रहेगा। इन्हें याद दिलाती है जो घंटी है ना, आपको याद दिलाती है कि अच्छे दिन नहीं आए, अभी भी घंटी बज रही है। विनोद जी मतलब होता है इससे अच्छे दिन और क्या लेंगे आप? बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए विनोद जी कुछ कह रहे थे। विनोद जी तो जाति धर्म की बात करेंगे, विनोद जी इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। विनोद जी को दो ही चीज आती है, पाकिस्तान, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप इस तरह से आप अपनी बात को रखिए। आप अपना 3 मिनट 13 में विनोद बंसल जी के ऊपर पर्सनल प्रकाश नहीं कर सकते आप। अनुराग बोलने दिया, नाम जब लिया तो बोलने दिया। मैं आ रहा हूं श्वेता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूं। भैया जी कहें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। जो फिल्म निर्माताओं की संस्था है IMPPA, उसने भी कहा है कि IMPPA के मुताबिक भाई भतीजावाद हर इंडस्ट्री में होता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा होता है तो कंगना इतनी बड़ी स्टार ना होती। कंगना को पूरे फिल्म जगत के ड्रग्स में शामिल होने के बयान से वो असहमत हैं। अगर सारे लोग ड्रग्स लेते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स माफिया का निवेश होता है। फिल्म इंडस्ट्री को ड्रग एडिक्ट कहकर आप इसमें आने वाले फंड रोक रही हैं। ये उनकी इंडस्ट्री के लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जो कि फिल्म निर्माताओं की संस्था IMPPA का कहना है। आभा सिंह, सबसे पहले मैं वहां जाना चाहूंगा, देन मैं आ रहा हूं। अनुराग सुन लेंगे, थोड़ा सा लास्ट चंक है, मैं सुन लूंगा, आपको भी सुन लूंगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ, सब्र के साथ। आभा जी, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, राग आ रहा हूं, आप बहुत अच्छा शूट आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। आई विल कम टू यू। बिहार से सुशांत आते हैं, मुंबई में इतने बड़े स्टार बनते हैं, हिमाचल से कंगना आती हैं, इतनी बड़ी स्टार बनती हैं और खुद कहते हैं लोग मिडिल क्लास से आए हैं। तो बिल्कुल अगर सिर्फ नेपोटिज्म होता तो वो ऐसी ऊंचाइयां कैसे छूते। आप वो भी छोड़ दीजिए, यूपी से, बिहार से, बंगाल से गरीब लोग, भूखे प्यासे लोग आते हैं और ये मुंबई में सबको खाने पीने की, नौकरी की जगह मिलती है। लोगों के परिवार यूपी बिहार छोटे छोटे स्टेट्स में, ये जो बीमारू स्टेट्स कहलाते हैं, वहां के परिवार पलते हैं मुंबई से। तो जो मुंबई आपको छत देती है, जो मुंबई आपका पेट भरती है, आज आप उसको गाली दे रहे हैं, आप उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बुला रहे हैं। लाना चाहिए। जिस मुंबई से आपको इतनी ऊंचाइयां मिली, जिससे आपके ये बड़े बड़े बंगले बने हैं, उसको आप अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं तो मुझे भी दिक्कत है। अच्छा प्रतीक जी जी, विनोद जी, प्रतीक जी एक सेकंड में ले लो, मैं आ रहा हूं, मैं अनुराग जी आ रहा हूं। विनोद जी नहीं, विनोद जी से एक बात पूछनी, बस पूछने दो मुझे, 2 सेकंड है, 2 सेकंड का मामला है। अब विनोद जी बस इतना बता दीजिए भाई, अब आप ही जब मालिक हैं तो पूछिए, मेरे तो जरूरत ही नहीं है। दिल्ली के बेटे हैं कि हिंदुस्तान के बेटे हैं, बस इतना बता दीजिए। दिल्ली के बेटे हैं कि हिंदुस्तान के बेटे हैं, जरा बता दीजिए। जरा आप चुप हो जाइए, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, नहीं आप कहाँ के बेटे हैं बता दीजिए, हिंदुस्तान के बेटे हैं या दिल्ली के बेटे हैं? ये चुप नहीं होंगे यार प्रतीक जी। अरे बताइए ना, पहले बताने में शर्म आ रही है क्या? हिंदुस्तान के बेटे हैं या दिल्ली के बेटे हैं, बताइए पहले। तो अनुराग जी अब आप चुप तो होइए, बताएंगे कैसे? अनुराग जी बताएंगे कैसे? आप चुप तो होंगे तभी तो विनोद जी बोलेंगे। वह बता रहे हैं, अब आप चुप रहे, बताएंगे वो। बोलिए विनोद जी। आभा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। श्वेता जी, मैं इसके बाद आता हूँ, VHP के प्रवक्ता के बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी प्लीज डेकोरम मेंटेन करेंगे डिबेट का। जी बिल्कुल, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं भारत का बेटा हूँ निश्चित रूप से। तो फिर मैं नहीं, फिर क्यों बोलते हो बार कि कोई हर व्यक्ति के सपोर्ट क्यों करते हो? कोई कहेगा मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, कोई कहेगा मैं बिहार का हूँ, कोई कहेगा मैं चंडीगढ़ का हूँ, कोई कहेगा मैं चेन्नई का हूँ, कोई कहेगा मैं हैदराबाद का हूँ, कोई बेंगलोर का है। तो आप कहिए गलत बात है ये। अनुराग ये क्या है? अनुराग ये तरीका क्या विनोद जी को? अनुराग फिर विनोद जी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? भाई विनोद को बोलने तो दे, विनोद जी को बोलने तो दो। हिंदुस्तान के बेटा बेटी है और हमें हिंदुस्तान होने पे गर्व है। और जो क्षेत्रवाद की इस तरह की बात, अनुराग जी मैं आपके, अनुराग जी आई एम वेरी सॉरी, अनुराग जी मैं आपके भाषण ढूंढने नहीं आया। वो समझो देश। अनुराग जी मैं आपका भाषण सुनने नहीं आया, वेरी सॉरी। अनुराग जी भाषण सुनने नहीं आया हूं, जिस दिन सुनना होगा मैं बुलाऊंगा आपको। जी विनोद जी कंप्लीट करिए अपना सेंटेंस। देखिए, अनुराग जी के साथ एक मुश्किल ये है कि ये जो है ना, भाषा के इतर विषय को जो है, विषय से इतर जो भाषा है उसको अनुराग करते हैं। ये विनोद कब से धर्म की बात कर रहे हो? विषय पे तो आपने बात ही नहीं की। लेकिन मैं विषय पे तो आपने बात ही नहीं की। हम भारत के आप तो जाति धर्म पे लगे रहे पूरे डिबेट में। की बात कर रहे हैं, न हिमाचल की बात करें, न बिहार की बात करें, लेकिन पूरा भारत एक है, भारत महान है और हमें इस महान बनाने में
हम सबका कंट्रीब्यूशन है, संपूर्ण भारत का कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए ये कहना कि महाराष्ट्र में आकर के आपने ये प्राप्त किया, महाराष्ट्र की वजह से आपको ये हो गया, बिल्कुल ठीक है। सब राज्यों का अपना कंट्रीब्यूशन है और उसका कंट्रीब्यूशन में सभी राज्यों के लोगों का सहभागिता है। इसमें यह कहना उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कम है, बिहार का कम है, या बिहार को उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहना, ये गलत है, ये गलती मानसिकता है। मैं कहता हूँ मैं अगर भारत का बेटा हूँ तो निश्चित रूप से मैं राजस्थान का ही बेटा हूँ और मैं दिल्ली का ही बेटा हूँ, कौन मना कर सकता है? बिल्कुल मतलब ये नहीं है तो आप कहिए जो इस तरह की बातें नहीं, बिल्कुल आपने लोगों को मजबूर किया है कि अपने बीवी बच्चे छोड़ के मुंबई में आके झोपड़ों में रह के नौकरी करे। बोलिए जो जाति धर्म की राजनीति देश की जनता आपसे पूछती है राजनीति देश के अंदर कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, यूपी बिहार में महाराष्ट्र का नागरिक है। ठीक है, महाराष्ट्र धर्म की राजनीति करते हो, गलत करते हैं। हिंदुस्तान के नागरिक है, लेकिन जब कुछ होगा तो कहेंगे हिमाचल की बेटी है, मुख्यमंत्री बीच में क्यों पड़ते हैं? श्वेता जी, श्वेता जी, ठीक है, आभा जी को बोलने दीजिए। अनुराग जी को ये बात कहना चाहूंगी, अनुराग जी, घंटी बजाने से ज्यादा जरूरी है, घंटी बजाने से ज्यादा जरूरी है। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हिमाचल की बेटी है? अभी तक जब वो स्टार बन रही थी तब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री आके सारे पॉलिटिशियंस क्यों बीच में आ रहे हैं? अगर महाराष्ट्र का मुद्दा है तो महाराष्ट्र को सॉल्व करने दीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में श्वेता जी जवाब देंगी, इसलिए सब लोग जो है शिवसेना के ऊपर टूट पड़ रहे हैं। ठीक है, आभा जी जवाब देंगी। श्वेता जी आभा जी आपके प्रश्न का जवाब देंगी। श्वेता जी, बाबा साहब ने इस देश को एक संविधान दिया है और संविधान में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व तौर पे अपनी पर्सनल कोई भी बात कह सकता है और हर व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कहे। अगर आपको वो बात ठीक नहीं लगती है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कंगना रनौत हो। दूसरी बात मैं अनुराग जी से कहना चाहूंगी, अनुराग जी थोड़ी दिमाग की घंटी बजाइए और समझिए हर मुद्दा जरूरी होता है। स्टेट मशीनरी को अगर कोई व्यक्ति लाले की दुकान की तरह ट्रीट करे तो ये मुद्दा उतना ही जरूरी है जितना धर्म का मुद्दा है और जितने बाकी मुद्दे हैं। इसलिए कभी कभार सुनने की आदत डालिए, क्योंकि हर बार बोलने से और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने से उसका समय होता है। अरे अनुराग जी समय होता है ना कुछ, अरे अनुराग जी समय होता है ना, निर्धारित समय में बजाई गई ना थाली। बता रहा है हम घंटी बजाते हैं आप लोगों की दिमाग की घंटी जलाने के लिए। बीजेपी की दिमाग की घंटी उठे, उनका दिमाग जला, पहले अपनी तो घंटी बजा लीजिए, घंटी बजाते हैं तब तो हमारी घंटी बजवाएंगे। बात नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे घंटी बजानी पड़ती है। हमें जिन लोगों ने चुन के बिठाया है ना, घंटी बजाने से उनकी दिमाग की घंटी बजी हुई है, इसलिए पहले अपने दिमाग की घंटी बजवा लीजिए। और मैं कृपा करके आपके साथ बहस नहीं करने आई हूँ, मैं मुद्दे पे बात करने आई हूँ और ना मैं आपका अपमान करना चाहूँगी। अनुराग का ऑडियो डाउन करेंगे, अनुराग का ऑडियो डाउन करेंगे प्लीज, अनुराग का ऑडियो डाउन करेंगे। मैं आ रहा हूँ सलमान भाई, सलमान भाई आ रहा हूँ, सलमान भाई आ रहा हूँ, सलमान भाई मैंने किसी के बीच हाँ ठीक है सलमान, आपने किसी के बीच में नहीं बोला, सलमान को बोलने दीजिए। मैं श्वेता आ रहा हूँ, सेंटेंस आप कर लूंगा। देखिए मैं कह रहा हूं कि कंगना, रिया, इसके बिना भी एक महिला जो है 90 साल की, उसका बलात्कार होता है, उस पर चर्चा नहीं होती है। देश में हालत क्या बनी है इस वक्त, हमारी जीडीपी -23.9% आ चुकी है। चाइना अभी भी लद्दाख में घुसा हुआ है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर उसने कब्जा किया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। माइग्रेंट वर्कर्स, 2 करोड़ नौकरियां हमारी चली गई, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। सलमान फैक्ट्स पे बात करेंगे, सलमान फैक्ट्स पे बात करेंगे, यूज किया जा रहा है कि सलमान फैक्ट्स पे बात करेंगे। कंगना को यूज किया जा रहा है ताकि बीजेपी में कोई सवाल ना करे, ताकि जीडीपी में कोई सवाल ना करे, ताकि चाइना और लद्दाख में क्या हो रहा है कोई सवाल ना करे, नौकरियों में सवाल ना करे, अनएम्प्लॉयमेंट पे सवाल ना करे, सुसाइड कितने हो रहे हैं। सलमान साहब इसी हफ्ते लौटा हूं मैं, सलमान साहब इसी हफ्ते लौटा हूं लेह से, इसी हफ्ते लेह से लौटा हूं, पूरा हफ्ता वहां पे मैंने शो किया। मैं आपको ये बता दूं, तमाम मीडिया के लोग वहां पे मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दूध का धुला हूं, हमारे दामन साफ हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरे दामन साफ है। मैंने सबसे पहले जब शुरुआत करी तो मैंने ये कहा कि इस वक्त का इतिहास जब लिखा जाएगा, इस वक्त का नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। सलमान भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, सलमान भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा और जब ये लिखा जाएगा कि मीडिया कहां थी और कैसे थी, तो विश्लेषण होगा और दूध का दूध और पानी का पानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा और जितने गुनाहगार होंगे वो सामने खड़े होंगे। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से और सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, मुझे होशो-हवास में कह रहा हूं।
मैं जानता हूं सलमान, लेकिन फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए सलमान फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये आवाज आम आदमी की जो हाशिए पे उसकी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बीजेपी की प्रवक्ता कुछ कहना चाहती, श्वेता। मैं सलमान जी को याद दिलाना चाहती हूँ, ये जो वर्ड इंटॉलरेंस, असहिष्णुता आई ना, ये आप लोग की ही दी हुई शब्द है। आज एक अवार्ड वापसी गैंग कंगना की जगह अगर किसी एक अवार्ड वापसी गैंग का घर टूटा होता ना, तो आज हम आपके तेवर देखते। और दूसरी चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी और हर पैनलिस्ट को याद दिलाना चाहूंगी, कंगना एक इंडिपेंडेंट वुमन है, उसे किसी भी प्रकार की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो किसी की प्रॉक्सी की जरूरत होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वो जो बात कहती है उससे कहीं हद तक हम भी सहमत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करेंगे या सहेंगे। आभा कुछ कहना चाह रही है? राइट, बिल्कुल आभा जी, बिल्कुल लास्ट में आपसे कंक्लूड करना चाहूंगा। आभा जी कुछ कहना चाह रही है। अफकोर्स विनोद जी आ रहे हैं, आभा जी कुछ कहना चाहती है। आभा जी कंक्लूड करिए। आभा जी, टैक्स पेयर का, हमारे जैसे टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनको वाई सिक्योरिटी देके करोड़ों रुपए उन पे खर्च किए जाएंगे। यहाँ पे महिलाओं पे केस हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास पुलिस नहीं है सिक्योरिटी देने के लिए, और आप हजारों करोड़ रुपया इन एक्टर्स पे जो अपने घरों में बैठ के जो है। विनोद जी रिस्पॉन्ड करिए, जल्दी से, क्विक, वेरी क्विक। विनोद जी रिस्पॉन्ड करिए, वेरी क्विक। आखिरकार कंगना रनावत को सिक्योरिटी देने के लिए किसने प्रेरित किया? सरकमस्टेंस से किसने मनाए? एक सांसद को असंसदीय भाषा का प्रयोग करना क्या शोभा देता है?